2025 में सिनेमा किस तरह देखने लगा और किससे नजरें चुराता रहा, क्योंकि एक ही साल में हमारे पास वार 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्में भी है और होम बाउंड और फुले जैसी फिल्में भी है। 2025 में पहली बार मेन स्ट्रीम स्पेस में कुछ फिल्में ऐसी आई जहां कास्ट कोई सबटेक्स्ट नहीं बल्कि लिव्ड रियलिटी की तरह मौजूद है। होम बाउंड जैसी फिल्म ये दावा नहीं करती है कि ये फिल्म जो है कास्ट पर बनी है, बल्कि वे ऐसे किरदार दिखाती है जिनकी जिंदगी कास्ट से बनी है और कास्ट से ही टूटी है, और यही बात इसे अलग भी करती है। और ये कोई क्रांति नहीं है, लेकिन एक दरार जरूर है उस दीवार में जिसे हिंदी सिनेमा ने बहुत समय से खड़ा कर रखा था। सितारे जमीन पर, रेड 2, हाउसफुल 5 और सिकंदर और थम्मा जैसी फिल्में, इन फिल्मों में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये भारत को तो दिखाती है लेकिन समाज को नहीं, उस सोसाइटी को नहीं। यहाँ इतिहास है, मिथोलॉजी है, नेशनलिज्म भी है और स्पेक्टिकल है, लेकिन सोशल हायरार्की नहीं है। कास्ट यहाँ एक गैर मौजूद चीज है। ये फिल्में सीधे सीधे कास्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये वही करती है जो हिंदी सिनेमा दशकों से करता है। अपर कास्ट अनुभव को डिफॉल्ट इंडिया मान लेना, क्या एजेंडा सेटिंग सिनेमा और सत्ता की भाषा किस तरह है। तो इस पर बात करें तो अब उन फिल्मों की हम बात करेंगे जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती है। और फिर आती है फिल्म फुले। हालांकि इसको बहुत सारे बैकलेस मिले, प्रोटेस्ट हुए, इसको बैन करने की मांग उठी, लेकिन ये फिल्म इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ बायोग्राफी से ज्यादा पॉलिटिकल मेमोरी है। जिन फिल्मकारों ने कास्ट वायलेंस को जिया है उनके सिनेमा में विक्टिमहुड परफॉर्म नहीं किया जाता है। वहां मेलोड्रामा नहीं होता है, वहां साइलेंस होता है, और वही साइलेंस सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। 2025 में कास्ट पर बनी सारी मीनिंगफुल फिल्में सिर्फ दलित फिल्म मेकर्स ने ही नहीं बनाई, जैसे कि स्टोलन, ह्यूमंस इन द लूप और फिर संत तुकाराम। ये फिल्में दिखाती है कि नॉन दलित फिल्म मेकर्स भी अब कास्ट को रिस्क नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने लगे। हाँ, इनमें गेज की सीमाएं हैं, लेकिन 2025 का फर्क यह है कि अब साइलेंस भी क्वेश्चन है। रीजनल सिनेमा पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, जहाँ सवाल कास्ट का जो सवाल है वो पहले से ही मौजूद रहा है। जहाँ हिंदी सिनेमा 2025 में जाकर कास्ट को डिस्कवर कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वहीं रीजनल सिनेमा ये पहले से ही कन्फ्रंट कर चुका है इस बात को। जय भीम, नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नीरज जाति और सिनेमा के सुधारती के रूप में आज इस वीडियो के जरिए आपके सामने 2025 के साल में हिंदी सिनेमा ने क्या दिखाया और उसकी दिशा किस तरह बदली, उसका एक मोटा लेकिन सिनेमाई रिव्यू, बहुत ही जरूरी सिनेमाई रिव्यू करने जा रहा हूँ। 2025 की हिंदी फिल्मों पर बात करते समय असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी फ्लॉप रही, बल्कि असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस साल हिंदी सिनेमा ने वो चीजें देखनी शुरू की जिसे वो दशकों से या तो नजरअंदाज करता रहा या फिर जानबूझकर धुंधला करता रहा है। 2025 की हिंदी फिल्मों को समझने के लिए जो गलत सवाल हमें हटाना चाहिए वो ये है कि कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की, बल्कि असल सवाल ये होना चाहिए कि 2025 में सिनेमा किस तरह देखने लगा और किससे नजरें चुराता रहा, क्योंकि एक ही साल में हमारे पास वार 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्में भी है और होम बाउंड और फुले जैसी फिल्में भी है। ये सिर्फ जोनर का फर्क नहीं है, ये इस बात का भी फर्क है कि सिनेमा सत्ता की तरफ खड़ा है या सवालों की तरफ खड़ा है। तो पहला जो जरूरी सवाल है वो ये है कि क्या 2025 कास्ट ब्लाइंडनेस से बाहर निकलने का साल था। लंबे समय तक हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा अपने आप को कास्ट न्यूट्रल बताता रहा है, लेकिन कास्ट न्यूट्रल होना और कास्ट ब्लाइंड होना एक जैसी चीजें नहीं है। ज्यादातर फिल्में कास्ट को इसलिए नहीं दिखाती थी क्योंकि वे अपर कास्ट अनुभव को ही नॉर्मल और यूनिवर्सल मान लेती थी। 2025 में पहली बार मेन स्ट्रीम स्पेस में कुछ फिल्में ऐसी आई जहां कास्ट कोई सबटेक्स्ट नहीं बल्कि लिव्ड रियलिटी की तरह मौजूद है। होम बाउंड जैसी फिल्म ये दावा नहीं करती है कि ये फिल्म जो है कास्ट पर बनी है, बल्कि वे ऐसे किरदार दिखाती है जिनकी जिंदगी कास्ट से बनी है और कास्ट से ही टूटी है, और यही बात इसे अलग भी करती है। और ये कोई क्रांति नहीं है, लेकिन एक दरार जरूर है उस दीवार में जिसे हिंदी सिनेमा ने बहुत समय से खड़ा कर रखा था। अब एक और जरूरी कड़ी इसकी है कि कमाई का सिनेमा और उसका जो मौन है, उसका जो साइलेंस है, उस पर हम बात करें तो 2025 की उन फिल्मों पर हम थोड़ा नजर डालते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। उनमें से सबसे पहली फिल्म जो है वो है धुरंधर, और दूसरी छावा, फिर सैयारा आती है इसमें, और फिर महावतार नरसिम्हा है, वार 2 भी है,
सितारे जमी पर, रेड 2, हाउसफुल 5 और सिकंदर और थम्मा जैसी फिल्में हैं। इन फिल्मों में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये भारत को तो दिखाती है लेकिन समाज को नहीं, उस सोसाइटी को नहीं। यहाँ इतिहास है, मिथोलॉजी है, नेशनलिज्म भी है और स्पेक्टिकल है, लेकिन सोशल हिरार्की नहीं है। कास्ट यहाँ एक गैर मौजूद चीज है। ये फिल्में सीधे सीधे कास्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये वही करती है जो हिंदी सिनेमा दशकों से करता आया है, अपर कास्ट अनुभव को डिफॉल्ट इंडिया मान लेना। 2025 में अगर हम बॉक्स ऑफिस ने खासकर इसी तरह के सिनेमा को रिवार्ड भी किया। हालांकि धुरंधर को लेकर एक जरूरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये फिल्म हाइपर नेशनलिज्म के जरिए जिस नफरत को पैदा करना चाहती थी, रील और ट्रेंड के इस दौर में वो नफरत खुद एक ट्रेंड बनकर गई। जिस विलन से गुस्सा फूटना चाहिए था, जिसके प्रति हमें नफरत होनी चाहिए थी, वह एक सिर्फ कूल ड्यूड बनकर रह गया और दर्शक उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। अब दूसरा हिस्सा इस बातचीत का ये आता है कि क्या एजेंडा सेटिंग सिनेमा और सत्ता की भाषा किस तरह की रही। तो इस पर बात करें तो अब उन फिल्मों की हम बात करेंगे जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती थी। उनमें से सबसे पहले आती इमरजेंसी, फिर आती केसरी वीर, फिर द बंगाल फाइल्स, फिर उदयपुर फाइल्स, फिर अक्षर राम ऑपरेशन वज्र शक्ति, और फिर इसमें अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, फिर द दास स्टोरी, ताज स्टोरी, और फिर हक, फिर बारामूला और 2020 दिल्ली। इन फिल्मों में भी कास्ट सीधे रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन ये उस जगह खड़ी है जहां कास्ट के सवाल असहज हो जाते हैं। यहाँ हिस्ट्री सेलेक्टिव है, विक्टिमहुड क्यूरेटेड है और वायलेंस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेम में जस्टिफाइड है। 2025 में इन फिल्मों को बैकलेस भी मिला, प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा जो है इनके साथ खड़ा रहा। यह हमें बताता है कि सिनेमा अब सिर्फ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वह पॉलिटिकल कॉमन सेंस भी गढ़ रहा है। वो इस राजनीति को और बढ़ावा दे रहा है जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी की तर्ज पर अपनी सत्ता को हासिल करना चाहती है। तो इस संदर्भ में आपने एक चीज और, एक फिल्म और देखी होगी, जाट जैसी फिल्म। इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि यहाँ पूरी जाति जो है एक फिल्म के टाइटल के रूप में मौजूद है, पूरी कम्युनिटी। अब एक और हिस्सा इस बातचीत का, कास्ट लिव्ड रियलिटी के रूप में किस तरीके से मौजूद है। जो असली सवाल जो मैंने शुरुआत के इस वीडियो की शुरुआत में उठाया, उस पर हम फिर से लौटते हैं कि 2025 में पहली बार हिंदी सिनेमा में कास्ट फुटनोट नहीं रही बल्कि लिव्ड रियलिटी की तरह सामने आई। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है होम बाउंड, नीरज गेवान की फिल्म होम बाउंड। ये फिल्म कास्ट को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती है, वह बस दिखाती है कि बिलोंगिंग और एक्सक्लूजन रोजमर्रा की चीजें हैं। हर रोज इस तरह के अनुभव दलित और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग जीते हैं। होम बाउंड का ऑस्कर अभी फिलहाल में ऑस्कर की टॉप 15 में पहुंची है होम बाउंड, और इसका ये पहुंचना सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं था, ये कोई इंटरनेशनल वैलिडेशन भी नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि जो सिनेमा भारत में टू अनकंफर्टेबल माना जाता रहा, वहीं बाहर यूनिवर्सल समझा जाता है। ये फिल्म इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में दलितों की मौजूदगी और दृष्टिकोणों का हमेशा से कभी स्वागत नहीं रहा, उनका कभी स्वागत नहीं हुआ, वहां पर एक दलित फिल्मकार की मौजूदगी और उसकी फिल्म ने वो कर दिखाया जो तथाकथित मेरिट और द्विज वर्चस्व नहीं कर सका। इसने भारत को गर्व करने का मौका भी दिया। और फिर आती है फिल्म फुल है। हालांकि इसको बहुत सारे बैकलेस मिले, प्रोटेस्ट हुए, इसको बैन करने की मांग उठी, लेकिन ये फिल्म इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ बायोग्राफी से ज्यादा पॉलिटिकल मेमोरी है। ये याद दिलाती है कि सोशल रिफॉर्म कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था, वह संघर्ष था, एक टकराव था राइट और रॉन्ग के बीच का। फिर एक और फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म आती है धड़क 2। ये मेन स्ट्रीम स्पेस में कास्ट वायलेंस को लेकर एक हेजिटेंट लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों को लेकर जिनसे बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा बचता रहा है, उसको ये फिल्म आगे बढ़ाती है। फिल्म पॉलिटिकली करेक्ट भी है। इसके निर्माता सैराट के हिंदी रिमेक में हुई गलती यहाँ नहीं दोहराते हैं जो उन्होंने उसमें गलती की थी उसके रिमेक बनाते समय। पेरियम पेरुमल की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को कायम रखते हैं इस फिल्म में, और इसकी मौजूदगी ये साबित करती है कि कास्ट को पूरी तरीके अवॉइड करना मुमकिन नहीं रहा। अब एक और जरूरी सवाल हमें
पहुंचना होगा कि जब नीरज गेवान जैसे लोग फिल्म बनाते हैं, नीरज गेवान की फिल्मों में आपने नोटिस किया होगा कि कास्ट कोई एक कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं मौजूद रहती है, वे मेमोरी है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। इसलिए उनकी फिल्में कास्ट को, जैसा कि फिर से मैं कहूंगा कि एक्सप्लेन नहीं करती है, बस उसे मौजूद रहने देती है, उसे ज्यों का त्यों दिखाती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जिन जिन फिल्मकारों ने कास्ट वायलेंस को जिया है, उनके सिनेमा में विक्टिमहुड परफॉर्म नहीं किया जाता है, वहां मेलोड्रामा नहीं होता है, वहां साइलेंस होता है, और वही साइलेंस सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। जैसा कि हम नागराज मंजुले के सिनेमा में भी देखते हैं, खासकर सैराट में, जहां साइलेंस के जरिए दर्शक उस दबे हुए जातिगत सवाल से जूझता है जिसे वे बरसों से नजरअंदाज करता है। अगर आपको सैराट का शायद वो सीन याद नहीं है तो मैं फिर से उसका जिक्र कर रहा हूं, बट थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि जब फिल्म के अंत में इंटरकास्ट कपल का लड़की के परिवार वालों द्वारा मर्डर कर दिया जाता है और हमें उनकी डेड बॉडी का विजुअल उनके 1 से 1.5 साल के बच्चे के उस कमरे में प्रवेश करने के साथ ही दिखाया जाता है, तो मंजुले साउंड को म्यूट कर देते हैं। देयर वाज नो साउंड, ओनली विजुअल, वी कुड ओनली सी विजुअल्स। हमें खून से भरा हुआ कमरा और रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है, सुनाई नहीं, वो सिर्फ हमें दिखाई देता है। वो रेंगता हुआ बाहर आता है, तब दर्शक उस साइलेंस में असहज हो जाता है और शायद सोचने पर भी मजबूर किया, हमने आखिर कैसा समाज बना दिया है। अब बात करते हैं नॉन दलित फिल्म मेकर्स और कास्ट की। यह भी कहना जरूरी है कि 2025 में कास्ट पर बनी सारी मीनिंगफुल फिल्में सिर्फ दलित फिल्म मेकर्स ने ही नहीं बनाई। जैसे कि स्टोलन, ह्यूमंस इन द लूप और फिर संत तुकाराम। ये फिल्में दिखाती है कि नॉन दलित फिल्म मेकर्स भी अब कास्ट को रिस्क नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने लगे हैं। हाँ, इनमें गेज की सीमाएं हैं, लेकिन 2025 का फर्क यह है कि अब साइलेंस भी क्वेश्चन है। और आखिरी हिस्सा इस बातचीत का मैं कहूंगा कि रीजनल सिनेमा पर भी मैं थोड़ा फोकस करता हूं, जहां कास्ट का जो सवाल है वो पहले से ही मौजूद रहा है। जहां हिंदी सिनेमा 2025 में जाकर कास्ट को डिस्कवर कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वहीं रीजनल सिनेमा ये पहले से ही कन्फ्रंट कर चुका है इस बात को। तमिल में दंडकर्ण्यम और बाइसन कालामंडन और कास्ट वायलेंस को सिस्टमिक रूप में देखती है, मोरल एक्सेप्शन की तरह नहीं। और मराठी में जय भीम पेंटर सीधे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स से बात करती है बिना अपोलॉजी के। और कन्नड़ सिनेमा में हेबुली कट, बाल कटवाने जैसी बुनियादी जरूरत को कास्ट के सवाल से जोड़कर एक्सपोज करती है। इन फिल्मों का असर बॉक्स ऑफिस से ज्यादा कल्चरल और पॉलिटिकल है। भले ये बॉक्स ऑफिस पर उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन एक कल्चरल डिस्कोर्स इनसे खड़ा हुआ है। ये बहसें पैदा करती है जो हिंदी सिनेमा अभी सीख रहा है। अंत में मैं इस बातचीत का निष्कर्ष के रूप में यही कहना चाहूंगा कि 2025 की फिल्में हमें यह नहीं बताती है कि हिंदी सिनेमा सुधर गया है, वे बस हमें यह दिखाती है कि अब कुछ फिल्मकार उस पुराने झूठ को दोहराने को तैयार नहीं है कि काश कोई बीती हुई चीज है, इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट। 2025 में हिंदी सिनेमा 2 रास्तों पर खड़ा है। एक तरफ स्पेक्टेकल है, मिथोलॉजी है और सैनिटाइज नेशनलिज्म है, वहीं दूसरी तरफ मेमोरी है, कास्ट है और वो ऐसे सच्चाई है समाज की। अब असली परीक्षा यह है कि आने वाले सालों में होगी, जब कास्ट को सिर्फ फेस्टिवल फिल्म्स में नहीं बल्कि मेनस्ट्रीम नैरेटिव्स में भी जगह मिलेगी बिना अपोलॉजी के। और 2025 को शायद हम बदलाव का साल तो नहीं कहें, लेकिन कम से कम इसे डिनाइल के अंत की शुरुआत जरूर कह सकते हैं। और कभी कभी सिनेमा के इतिहास में यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। धन्यवाद। जय भीम।